अच्छा पेज नंबर आए आप 34 पे। पेज नंबर 34। अच्छा आज हमने देखे इसमें एक्सरसाइज 12 करनी है, ये काफी लेंथी एक्सरसाइज है। अच्छा इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले तो जो देखें आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट किसे कहा जाता है। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले यह क्लियर होना चाहिए कि फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं और वेरिएबल कॉस्ट। इस क्वेश्चन में इसकी कुछ जरूरत है, बहरहाल पहले मैं समझाता हूं। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कम से कम आपकी 1 साल के अरसे तक कांस्टेंट रहे, चाहे आपकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए या चाहे आपकी प्रोडक्शन कम हो जाए, लेकिन फिक्स कॉस्ट वो होती है जो कम से कम 1 साल के अरसे तक क्या रहे, कांस्टेंट रहे। मसलन देखें, मैं आपको मिसाल देता हूं इस बिल्डिंग की। इस बिल्डिंग का फर्ज करें, देखें हमारा मंथली किराया है, मिसाल के तौर पे 50,000 रुपए मंथली किराया है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जून के महीने में ये हमारी फैक्ट्री की बिल्डिंग है, अगर हम 1000 यूनिट्स इस बिल्डिंग में बनाते हैं तो हमारा बिल्डिंग का किराया कितना ही रहेगा, 50,000। जुलाई के महीने में अगर हम 2000 यूनिट्स बनाते हैं तब भी बिल्डिंग का किराया कितना ही रहेगा, 50,000। अगस्त के महीने में अगर हम 500 यूनिट्स बनाते हैं तब भी बिल्डिंग का किराया कितना ही रहेगा, 50,000। तो ये हमारी कौन सी कास्ट में आता है, फिक्स कास्ट। तो फिक्स कास्ट वो कास्ट होती है जो कम से कम 1 साल के अरसे तक क्या रहती है, कांस्टेंट, चाहे आपकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए या चाहे आपकी प्रोडक्शन कम हो जाए। इसकी बेहतर मिसाल क्या है, बिल्डिंग का किराया वगैरह। नोट लिख लें जरा फिक्स कास्ट के बारे में। देखिए फिक्स कॉस्ट ऐसी कास्ट को कहा जाता है जो कम से कम एक साल के अरसे तक कांस्टेंट रहे। एक साल के अरसे तक कांस्टेंट रहे। मसलन बिल्डिंग का किराया वगैरह। ठीक है। अच्छा फिर वेरिएबल कास्ट किसको कहते हैं, सॉरी वेरिएबल कास्ट किसे कहा जाता है। तो वेरिएबल कास्ट की तारीफ समझे तो वेरिएबल कास्ट ऐसी कास्ट को कहा जाता है जो प्रोडक्शन के चेंज होने के साथ क्या होती जाए, चेंज होती जाए। मतलब अगर प्रोडक्शन ज्यादा है तो वेरिएबल कास्ट भी ज्यादा होगी, प्रोडक्शन कम है तो वेरिएबल कास्ट भी क्या होगी, कम। अब इसकी बेहतर मिसाल देखो, आपकी मटेरियल की कास्ट, आपकी लेबर की कास्ट, आपकी ये बिजली हो गई, गैस हो गई, बिल, इसके अलावा बिजली हो गई, गैस हो गई, ऑयल हो गया, मोबाइल हो गई, ग्रीस हो गई, ये तमाम आपकी कौन सी कास्ट में आते हैं, वेरिएबल में। क्यों, देखो अगर आप 1000 यूनिट्स बनाओ तो 1000 यूनिट्स का मटेरियल लगेगा, 1000 यूनिट्स का लेबर लगेगा, 1000 यूनिट्स की बिजली और गैस लगेगी। अगर आप 2000 यूनिट्स बनाओ तो ये चीजें ज्यादा लगेगी, अगर आप 500 यूनिट्स बनाओ तो फिर ये एलिमेंट्स आपके कम लगेंगे। तो बहरहाल वेरिएबल कास्ट वो कास्ट होती है जो कि आपकी विद प्रोडक्शन के साथ क्या होती जाए, चेंज होती जाए। मतलब अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं तो वेरिएबल कास्ट ज्यादा होगी, अगर प्रोडक्शन कम करते हैं तो वेरिएबल कास्ट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अपने पास नोट। वेरिएबल कास्ट ऐसी कास्ट को कहा जाता है जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होती जाए।
अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी, और अगर प्रोडक्शन कम हो तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। ठीक है ना। तो उस वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के साथ क्या होती जाए, चेंज होती जाए। ठीक हो गया। इसकी मिसाल क्या है, मसलन मटेरियल हो गया, लिख दें वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, मटेरियल है, लेबर है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, ऑयल है, मोबिलाइज है, ग्रीस है, ये तमाम की तमाम आपकी कौन सी कास्ट में आते हैं, वेरिएबल कास्ट। ठीक हो गई। अच्छा, अभी आप आए एक्सरसाइज 12 पे। अच्छा, अब आप कहेंगे ये फिक्स और वेरिएबल मैंने क्यों समझाया, खैर इसकी तो आगे भी जरूरत पड़ेगी। इस क्वेश्चन में देखो 8 रिक्वायरमेंट है और एक रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट नंबर 8, ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सी रिक्वायरमेंट है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो आपको जो जरूरत है इसमें रिक्वायरमेंट नंबर 8 के लिए ये फिक्स और वेरिएबल की जरूरत है। पहली रिक्वायरमेंट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट 8 में आपको फिक्स और वेरिएबल की क्या है, जरूरत है। ठीक है। बहरहाल देखिए आप, द रिकॉर्ड्स ऑफ यूकन रेफ्रिजरेटर्स कंपनी शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द 3 months एंडिंग 31 March 19 मटीरियल परचेस्ड, ये किस जगह का आइटम है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। इन्वेंट्रीज ऑन January 1 जी, तो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है ओपनिंग 100 यूनिट्स है, इसकी कास्ट है 43,000। और फिर मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री है 2,68,000। फिर लेबर कास्ट है, फिर एफओएच 7,64,000 है, इसमें 40% वेरिएबल है, इसका मतलब बाकी 60% क्या होगा, फिक्स। लेकिन ये वेरिएबल और फिक्स का काम हमने रिक्वायरमेंट 8 में करना है। अच्छा, मार्केटिंग एक्सपेंस ऑल फिक्स्ड, ये किस जगह का आइटम है, इनकम स्टेटमेंट का। ऑल फिक्स क्यों लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट नंबर 8 के लिए। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑल फिक्स्ड, ये भी किस जगह का आइटम है, इनकम स्टेटमेंट का। सेल्स, ये किस जगह का आइटम है, इनकम स्टेटमेंट का। और फिर इन्वेंट्रीज ऑन March 31, नो अनफिनिश्ड वर्क्स ऑन हैंड। अनफिनिश्ड का मतलब वर्क इन प्रोसेस, अनफिनिश्ड किसको कहा जाता है, वर्क इन प्रोसेस, यानी वर्क इन प्रोसेस में आपकी कोई इन्वेंट्री नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि वर्क इन प्रोसेस में कोई इन्वेंट्री नहीं है, इसका मतलब यह कि जितना काम आपने प्रोसेस में डाला हुआ है वो सारे का सारा काम क्या हो गया है, तैयार हो गया है। वर्क इन प्रोसेस में जब आपकी कोई इन्वेंट्री नहीं है तो इसका मतलब जितना काम आपने प्रोसेस में डाला हुआ है वो सारे का सारा काम आपका क्या हो गया है, तैयार हो गया है। अच्छा, फिर नो अनफिनिश्ड वर्क्स ऑन हैंड, तो ये तो हो गया। फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री में कितने यूनिट्स हैं, 200 यूनिट्स, कास्टेड एट द रेट ऑफ 395 ईच। तो 200 यूनिट्स हैं और एक यूनिट की कीमत क्या है, 395। तो 200 यूनिट्स हैं और एक यूनिट की कीमत है 395। और फिर मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 1,67,000। रिक्वायरमेंट पर आओ, एन इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड जी, इनकम स्टेटमेंट मांगी है, लेकिन डायरेक्ट आप इनकम स्टेटमेंट नहीं बना सकते। इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले आपको कौन सी स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाते हैं इसकी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, तो पहले हम बनाते हैं इसकी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट और फिर इसके बाद क्या बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। तो ये कास्ट का कॉलम और हम बनाएंगे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, देखिए हम पहला पॉइंट आ जाएगा रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा, चेक कर लो। तो रॉ मटेरियल की ओपनिंग है 2,68,000। अच्छा, एंड मटेरियल परचेज जी, तो मटेरियल परचेज कितना है, 19,46,700। अच्छा, तो 2,68,000 प्लस 19,46,700
अच्छा, इसमें कोई डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं था? नहीं है ना? अच्छा, तो 2,68,000, 19,46,700, 22,14,700, ये आपके पास आ जाएगा मटीरियल अवेलेबल फॉर यूज लेस रॉ मटेरियल की जी कौन सी इन्वेंट्री क्लोजिंग। तो क्लोजिंग चेक कर लो, 1,67,000, तो ये इससे क्या कर देंगे माइनस जी, तो 20,47,700, ये आ जाएगा आपके पास मटीरियल यूज। नेक्स्ट एड डायरेक्ट लेबर कास्ट 21,25,800, ये इसके साथ ऐड करेंगे 21,25,800, तो 41,73,500, ये कौन सी कास्ट आ जाएगी, प्राइम कास्ट या बेसिक कास्ट। फिर ऐड एफओएच कास्ट जी, तो एफओएच कास्ट आपकी कितनी है, 7,64,000, तो ये इसके साथ प्लस कर देंगे 7,64,000, तो 49,37,500, तो ये आ जाएगा आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट या टोटल फैक्ट्री कास्ट। अच्छा, इसके बाद देखो आप क्या लेते हो, वर्क इन प्रोसेस की कौन सी, ओपनिंग, और वर्क इन प्रोसेस की क्या, क्लोजिंग। चेक करो इसमें है कि नहीं, ये तो क्या लिखा हुआ है, नो अनफिनिश्ड वर्क्स ऑन हैंड, तो इसका मतलब वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग में भी कुछ नहीं है और क्लोजिंग में भी कुछ नहीं है। तो नो अनफिनिश्ड वर्क्स ऑन हैंड का क्या मतलब, वर्क इन प्रोसेस में ना ओपनिंग में है ना क्लोजिंग में है, तो इसका मतलब जितना काम आपने पैदावार में डाला हुआ है वो सारे का सारा क्या हो गया है, तैयार हो गया है। तो बस ये आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी होगी और यही आपकी कौन सी कास्ट भी होगी, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी यही होगी। क्यों कि जितना काम आपने पैदावार में डाला है वो सारे का सारा क्या हो गया है, तैयार हो गया है। फिर एड फिनिश गुड्स की कौन सी इन्वेंट्री, ओपनिंग, चेक कर लो फिनिश गुड्स की ओपनिंग 43,000, तो ये इसके साथ ऐड कर दो, तो 49,37,500 प्लस 43,000 जी, तो 49,80,500, यह आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और फिर नेक्स्ट जी फिनिश गुड्स की कौन सी इन्वेंट्री, क्लोजिंग, तो चेक करो कितने यूनिट्स है क्लोजिंग में, 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 395 ईच, तो 200 ज़रबे 395, तो 200 ज़रबे 395, तो ये 79,000, तो बस ये इससे माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 49,80,500 से ये माइनस कर दो 79,000, तो 49,01,500, ये आपके पास क्या आ जाएगा, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जितनी गुड्स हमने सोल्ड की है उस पर ये हमारी कौन सी प्राइस आ गई है, कास्ट प्राइस। तो इसी के लिए हमने बनाई ये कौन सी स्टेटमेंट, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसमें क्या मांगा हुआ है, इनकम स्टेटमेंट। तो अब देखो हम कौन सी स्टेटमेंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट। ये अमाउंट, ये इनर कॉलम जी। इनकम स्टेटमेंट में पहला फिगर आपका कौन सा आएगा, सेल्स का, तो सेल्स कितनी है, 66,34,000 लेस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, 49,01,500, ठीक है। तो 66,34,000 से 49,01,500 को माइनस कर दे तो 17,32,500, तो ये आपके पास आ जाएगा ग्रास प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रास प्रॉफिट। अच्छा, नेक्स्ट मार्केटिंग एक्सपेंस ऑल फिक्स्ड है 5,16,000, तो मार्केटिंग एक्सपेंस ऑल फिक्स्ड है 5,16,000। नेक्स्ट
जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है 4,61,000। तो ये 4,61,000 कौन से एक्सपेंस है? जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो 5,16,000 और 4,61,000 जी 9,77,000। ये इससे माइनस कर देंगे तो 7,55,500। ये आपके पास कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट इनकम बिफोर टैक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 7,55,500 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है। अच्छा, फिर आप रिक्वायरमेंट 2 पर आए। द नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड मींस यूनिट्स प्रोड्यूस की तादाद निकालें। तो देखिए, इसका तरीका मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर आपको यूनिट्स प्रोड्यूस की तादाद मालूम ना हो तो कैसे मालूम करोगे? यूनिट सोल्ड की मदद से कौन सा प्रोसेस फॉलो करोगे? रिवर्स प्रोसेस फॉलो करोगे तो क्या मालूम हो जाएगा? यूनिट्स प्रोड्यूस। तो बहरहाल यूनिट्स प्रोड्यूस आपने मालूम करने हैं, ये आपको मालूम नहीं है। आपको तरीका समझाया हुआ मैंने। यूनिट सोल्ड से आप रिवर्स प्रोसेस फॉलो कर दो, यूनिट्स प्रोड्यूस मालूम हो जाएंगे। तो प्लस इसके साथ फिनिश गुड्स के ओपनिंग यूनिट्स को क्या कर दो? प्लस कर दो। तो ये आ जाएगा 100 यूनिट्स। ये आ जाएगा यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। फिर लेस क्लोजिंग यूनिट्स से क्या कर दो? माइनस 200 यूनिट्स। तो ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगा यूनिट्स सोल्ड। तो कितने यूनिट सोल्ड हुए? 12,400। यहां से आप रिवर्स प्रोसेस फॉलो करो तो यूनिट्स प्रोड्यूस मालूम हो जाएंगे। कैसे? 200 लेस होकर आया है, रिवर्स में क्या कर दो? ऐड, तो 12,600। 100 प्लस होकर आया है तो रिवर्स में क्या कर दो? माइनस, तो ये 12,500। तो ये आपके पास किस चीज की तादाद आ जाएगी? यूनिट्स प्रोड्यूस की तादाद। किसकी तादाद आ गई है? यूनिट्स प्रोड्यूस। तो ये यूनिट सोल्ड की मदद से आपने रिवर्स प्रोसेस को फॉलो किया तो यूनिट्स प्रोड्यूस मालूम होगी। अच्छा, रिक्वायरमेंट 3 पर आए। द यूनिट कास्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर्स मैन्युफैक्चर्ड। जी, तो रिक्वायरमेंट 3 में आप कौन सी कास्ट निकालने पर? यूनिट कास्ट। फार्मूला क्या है? कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को आप डिवाइड कर दो यूनिट्स प्रोड्यूस पे। तो 49,37,500 ये कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है जी। कितने यूनिट्स के? तो यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हैं? 12,500। कितने यूनिट्स हैं? 12,500। तो 49,37,500 को 12,500 पे डिवाइड कर दो तो 395। तो ये 395 आपके पास कौन सी कास्ट आ गई है? पर यूनिट कास्ट। कौन सी कास्ट आ गई है? पर यूनिट कास्ट आपके पास कितनी आ गई है? 395। ठीक हो गया। अच्छा, रिक्वायरमेंट 4 देखो, इसमें छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं, बड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये। तो रिक्वायरमेंट 4 है ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड। जी, ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड। कि एक यूनिट पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? तो जो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर दो किस चीज पे? यूनिट सोल्ड पे। तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट को यूनिट सोल्ड पे डिवाइड कर दो तो ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा। तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 17,32,500 जी। और ये कितने यूनिट सोल्ड पर है? 12,400 यूनिट। तो ये 12,400 यूनिट सोल्ड पर है जी। तो बस 17,32,500 हमने प्रॉफिट कमाया है 12,400 यूनिट्स को बेचने के बाद जी। तो ये डिवाइड कर दो 12,400 पे तो 139.71। ये आपका एक यूनिट का क्या आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट पे आपका कितना आ रहा है? 139.71। ठीक हो गया। द इनकम पर यूनिट सोल्ड। इनकम का क्या मतलब? नेट इनकम। तो इनकम पर यूनिट सोल्ड मींस नेट इनकम। तो फार्मूला क्या है? नेट इनकम को आप डिवाइड कर दो किस चीज पे? यूनिट सोल्ड पे। तो नेट इनकम कितनी है? 7,55,500 को डिवाइड कर दो किस पे? 12,400 पे।
ठीक है, तो 7,55,500 ये आपके पास क्या आ जाएगी, इनकम पर यूनिट सोल्ड या नेट इनकम पर यूनिट सोल्ड, यानी एक यूनिट को बेच के हमें नेट इनकम कितनी हो रही है, 60.92। अच्छा, नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स। जी 6 नंबर में क्या मांगा है, रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स। क्या आपका ग्रॉस प्रॉफिट सेल के कितने परसेंट है, तो फार्मूला क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट को जी डिवाइड कर दो किस पे, सेल्स पे, और फिर किस से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 17,32,500 का ग्रॉस प्रॉफिट है, कितने की सेल्स पर है, 66,34,000 की सेल्स पर, तो फिर 100 पे कितना होगा, तो 17,32,500 का प्रॉफिट है 66,34,000 की सेल पर, तो फिर 100 पर कितना होगा, तो ये कैलकुलेट करते हैं तो 26.11%। तो ये 26.11% ये आपके पास किस चीज की रेशियो आ रही है, ग्रॉस प्रॉफिट की क्या आ रही है, रेशियो आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट, द इनकम टू सेल्स परसेंटेज। इनकम का क्या मतलब हो, नेट इनकम। इनकम टू सेल्स परसेंटेज, जी इनकम का क्या मतलब है, नेट इनकम। तो फार्मूला क्या होगा, नेट इनकम को जी आप डिवाइड कर दो किस पे, सेल्स पे डिवाइड कर दो, और फिर 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो नेट इनकम कितनी है, 7,55,500 जी, कितने की सेल्स पर, 66,34,000 की सेल्स पर, तो 100 पे कितने होगी, जरा 100 क्यों करते हैं, क्योंकि हम इसकी क्या निकालते हैं, परसेंटेज, बस नेट इनकम की परसेंटेज निकाल लो। तो 7,55,500 की इनकम है, 66,34,000 की सेल्स पर, तो 100 पर कितनी आ जाएगी, 11.38%। तो ये किस चीज की परसेंटेज आ रही है, नेट इनकम की क्या आ रही है, परसेंटेज। तो नेट इनकम की परसेंटेज आपकी कितने परसेंट आ गई है, 11.38%। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन की ये मैंने 7 रिक्वायरमेंट सॉल्व कर ली है, और इसकी 8वीं रिक्वायरमेंट कल सॉल्व होगी, क्योंकि 8वीं रिक्वायरमेंट को समझाने के लिए कम से कम 40 मिनट चाहिए, क्योंकि 8वीं रिक्वायरमेंट ऐसी है ना, ब्रेक इवन पॉइंट, ये पूरा एक टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में आगे जाके इस बुक के चैप्टर नंबर 24 जो कि एमकॉम फाइनल का कोर्स है, तो एमकॉम फाइनल में जाके इस टॉपिक की डिटेल है ब्रेक इवन पॉइंट की, लेकिन आपके बीकॉम के कोर्स में सिर्फ इस क्वेश्चन में ही ये टॉपिक है, बाकी किसी क्वेश्चन में नहीं है। अब अक्सर टीचर्स ये वाला क्वेश्चन कराते भी नहीं है, वो इसी वजह से नहीं कराते कि ये एक क्वेश्चन 2 दिन में होता है। तो ये रिक्वायरमेंट नंबर 8 की वजह से अक्सर टीचर नहीं कराते, क्योंकि रिक्वायरमेंट नंबर 8 सिर्फ बीकॉम के कोर्स में इसी जगह है, फिर किधर भी नहीं है। फिर जाके एमकॉम में आप पढ़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट।